हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे नीड ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी थी। आज हम इसके ऊपर पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जीएसटी से पहले बहुत सारे गवर्नमेंट में इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती थी। इनडायरेक्ट टैक्सेस काफी तरीके के होते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी झलक देना चाहता हूँ उसकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से थे। पहले जीएसटी रिजीम से पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ठीक है, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम लगती थी। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सेस लगता था। स्टेट का वैट आपको देना पड़ता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ता था। लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लॉटरी का अलग टैक्स। तो इतने सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्सेस थे। देखो ये, तो इसकी वजह से काफी चीजें होती थी कि आपको पीछे से टैक्स क्रेडिट मिल ही नहीं पाता था पहले, है ना। बहुत सारे टैक्सेस एक बंदे को देने पड़ते थे। लेकिन जीएसटी की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे टैक्सेस एक बंदे को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ आपको ये जीएसटी देना पड़ेगा। देखो, और जीएसटी तीन तरीके का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। अगर आप स्टेट के अंदर माल बेच रहे हो तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दो। स्टेट के बाहर माल बेच रहे हो तो आईजीएसटी दो, और कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे कि यहां से आप पढ़ भी सकते हो कि पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे लगाती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी। स्टेट बेसिकली टैक्स कलेक्ट करती थी इन द फॉर्म ऑफ वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। कि आप जो भी बना रहे हो प्रोडक्ट और उसको आगे बेच रहे हो किसी होलसेलर को, किसी रिटेलर को, तो वो आगे और बेच रहा है सामान बेचने के लिए, तो वहां पर जितनी वैल्यू एड करी है उसने, तो वैल्यू एडिड टैक्स देना पड़ता था। सो ऐसे ही इंटर स्टेट ऑफ सप्लाई, यानी कि एक स्टेट से जब बाहर माल बेचते थे तो यहां पर आपको टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी उस समय। जब स्टेट के बाहर माल बेच रहे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। ऐसे ही इंडायरेक्ट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था। लोकल टैक्स अलग होता था, जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, कभी कभार दोनों एक साथ टैक्स लगा देती थी। कि एक बंदे को स्टेट का भी टैक्स देना पड़ रहा है, सेंट्रल को भी देना पड़ रहा है, तो दो दो टैक्स देने पड़ रही है, ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर। एक ही टैक्स नहीं था कि भाई एक ही टैक्स देना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स वर मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड, एक्साइज ड्यूटी वर चार्ज बाय सेंटर। कि अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है हमारे इंडिया के अंदर और उसको बेच रहा है तो उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी वो। अब यहाँ तो दिक्कत क्या है, दिक्कत पता क्या है उसके बाद। दिक्कत यह है कि जब वो सामान बेचेगा आगे होलसेलर को या रिटेलर को, तो उसको वैट देना पड़ेगा स्टेट वाले को। मतलब स्टेट अपना टैक्स अलग लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगा रही है। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग या फिर कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग, टैक्स ऑन टैक्स, कि एक बंदे को टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ गया। एक्साइज ड्यूटी भी दे रहा है वो सेंटर को अलग, वैट अलग दे रहा है। लेकिन जीएसटी की वजह से क्या हुआ कि उसको एक ही टैक्स देना पड़ेगा। कोई सेंट्रल कोई स्टेट नहीं, जीएसटी देना पड़ेगा, बस खत्म बात। उसको सिर्फ जीएसटी देना पड़ेगा, वैट हट गया, एक्साइज ड्यूटी कोई नहीं लगेगी, सिर्फ जीएसटी लगेगा, खत्म बात। तो ये होता है जीएसटी, भाई टैक्स लॉस, जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन कुछ देखो यहाँ पर लिखे हुए है कि जो जीएसटी के दायरे में नहीं है अभी भी, वो भी आपको समझना चाहिए। जीएसटी किस पे नहीं लगेगा अभी भी, वो है पेट्रोलियम क्रूड। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा है, ठीक है। लगना था उस पे और लगेगा भी शायद, लेकिन अभी नहीं है, उस पे डेट नहीं आई अभी। डीजल पे नहीं लग रहा है, नेचुरल गैस, मोटर स्प्रिट जो कि पेट्रोल होती है एक तरह की, और एविएशन फ्यूल, एविएशन एरोप्लेन में जो फ्यूल लगता है उस पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा है। और ना ही अल्कोहलिक लिकर कंजप्शन पे जीएसटी लगता है, ठीक है। और जीएसटी किस पे लगता है, रीसेल पे लगता है। अगर आप सामान को दोबारा बेच रहे हो किसी और पे, वो आगे और बेचेगा फाइनल कंज्यूमर तक। और या तो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो तब जीएसटी देना पड़ेगा आपको। और यूज इन सेक्टर जैसे टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह पे जीएसटी देना पड़ता है। अगर हम आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे टैक्सेस की बात करें जो कि जीएसटी के अंदर कवर नहीं होते। अगर हमने बात वैसे कर ली है कि कौन से गुड्स है, सर्विस, गुड्स से ऐसे कौन से गुड्स है जिसके अंदर जीएसटी नहीं लगता है, बट टैक्सेस कौन कौन से है। एक है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी
इंपोर्ट करते हुए जो लगती है, ये अभी भी लगती है, पहले भी लगती थी, लेकिन पहले बहुत सारी थी। अब जो लगती है वो लगती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये अभी भी लगती है जीएसटी के साथ। ठीक है। एक्साइज ऑन लीकर, वो तो हमने बात करी थी, कोई अल्कोहलिक कंजम्पशन वाला कोई चीज कर रहे हैं वहां पर ये लगती है एक्साइज। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अभी भी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो हमारी देना पड़ता है टैक्स, वहां पर अभी भी लगता है। ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, इसका कोई नहीं हिलाया गया, जीएसटी के अंदर नहीं आता। रोड टैक्स देना पड़ता है, जब हम कोई व्हीकल खरीदने जाते हैं तो उसमें रोड टैक्स लगता है, उसको देना पड़ता है। टोल टैक्स देना पड़ता है फोर व्हीलर्स वालों को। ठीक है, तो ये अभी भी लगता है, ये जीएसटी के अंदर नहीं आए, ये टैक्सेस अभी भी लगती है जीएसटी के बावजूद भी। तो ये आपको समझना था कि कौन कौन से टैक्सेस है जो कि अभी भी लगते हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि जीएसटी कितने तरीके, जीएसटी से पहले कितने सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। तो इसकी वजह से जीएसटी की बहुत बड़ी नीड पड़ गई थी इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के। ठीक है। सबसे अगर पहले हम देखें, सबसे पहले क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा था, तो अगर हम जीएसटी की बात करें कि जीएसटी सबसे पहले क्या रीजन था, सबसे बड़ा रीजन आने का, वो है मल्टी टैक्स रिजीम। मल्टी टैक्स रिजीम का मतलब, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस उस समय बहुत सारे लगते थे, एक बंदे को कई सारे टैक्सेस एक साथ देने पड़ते थे, और जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी उस बंदे के लिए भी, क्योंकि उसको टैक्सेस बहुत ज्यादा देने पड़ रहे हैं, और वो जो प्राइस है उस गुड्स का वो ही बढ़ जाता था। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है, अभी वही एग्जाम्पल वही वाला उसी उसी का पॉइंट दिखा था कि एक मैन्युफैक्चरर अगर सामान बना रहा है इंडिया के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, है ना। एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, ये जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। ये भी एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स ही होता है, बस ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है कि आपने सामान बनाया है। अब इसको वैट भी देना पड़ेगा, अगर आगे सामान बेचेगा, बेचेगा तो है ही सामान आगे, तभी फायदा बनाने का। तो ये सामान आगे बेचेगा होलसेलर को। ठीक है। तो होलसेलर होलसेलर को जब बेचेगा तो वहां पर इसको वैट देना पड़ेगा, और वैट देना पड़ेगा, ये जाता है वैट आपका स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में रहे बात को, ये जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट को। जब स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा वैट, अब होलसेलर आगे देगा रिटेलर को, तो वहां भी होलसेलर को वैट देना पड़ेगा, यहाँ भी वैट लगेगा, ये भी जाएगा आगे स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। अब यहाँ पर तो ठीक है, मैन्युफैक्चरर क्या है कि यहाँ पर दो दो टैक्स देने पड़ेंगे उसको, ये है प्रॉब्लम। लेकिन जीएसटी की वजह से क्या हुआ कि आपको दो टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पीछे वाला जीएसटी, सॉरी पीछे वाला जो अगर आपने जीएसटी दिया है तो उसका आप क्लेम मांग सकते हो, यहां पर क्लेम नहीं मांग सकते आप कि भाई एक्साइज ड्यूटी का आप क्रेडिट मांग लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको यहाँ दो दो टैक्स देने पड़े, और जिसकी वजह से प्राइस आपका बढ़ेगा, क्योंकि होलसेलर को जो ये सामान मिलेगा वो एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट लग के मिलेगा। दो दो टैक्स लग रहे हैं, पर जीएसटी की वजह से क्या होगा, सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, तो प्राइस घटेगा कि नहीं घटेगा। ऐसे ही होलसेलर आगे वैट लगाएगा, फिर रिटेलर को बेचेगा। तो इस तरीके से होता है सिस्टम। फिर अगर ये स्टेट के बाहर माल बिक रहा है, सेल्स टैक्स देना पड़ता है, सेल्स टैक्स देना पड़ेगा वहां तो। ठीक है, बहुत अलग चीज है बिल्कुल। यहाँ से इस एग्जांपल से आप बहुत बढ़िया समझ सकते हो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि बेसिकली टैक्स सिस्टम कैसे बदला था। अगर कोई ट्रांजेक्शन कोई स्टेट के अंदर होती थी, सेल विद इन अ स्टेट, तो अब आज की डेट पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ता है ना। लेकिन पहले क्या होता था, पहले वैट देना पड़ता था, क्योंकि वैट तब देना पड़ता है जब आप एक मैन्युफैक्चरर किसी एक होलसेलर को बेचेगा, ठीक है, कोई रीसेल कर रहा है स्टेट के अंदर, तो उसको वैट भी देना पड़ेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी कि आपने सामान बनाया है तो एक्साइज ड्यूटी दो पहले आप, सर्विस बनाई है तो सर्विस टैक्स दो आप, सेंट्रल टैक्स। तो और ये रेवेन्यू सारे शेयर होते था, अभी भी शेयर होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है। पर यहां पर ओल्ड रिजीम में क्या था, अलग अलग टैक्स जाता था। पर अब क्या हो रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी सिर्फ आपको देना है, जीएसटी की पोर्टल में जाके वो अपने आप बांटेंगे, अपने आप रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब अगर सेल स्टेट के बाहर हो रही है, एक स्टेट के बाहर हो रही है, तो अब आपको आईजीएसटी देना पड़ता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि ओल्ड रिजीम में आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ता था अगर आप एक स्टेट के बाहर माल बेच रहे हो, और अगर आप सर्विस बना रहे हो तो आपको एक्साइज टैक्स नहीं सर्विस टैक्स देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को।
और एक्साइज टैक्स तब भी देना पड़ेगा। एक्साइज टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही पड़ता था अगर आप माल बना रहे हो, ठीक है। तो वो चीज थी पहले कि पहले अगर एक स्टेट के बाहर माल बेच रहे हो तो सेंट्रल सेल्स टैक्स प्लस एक्साइज टैक्स या सर्विस टैक्स। अब रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि एक ही टैक्स देना पड़ता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को। आज की डेट की बात कर रहे हैं हम, आईजीएसटी जब देते हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट आगे ये डिसाइड करती है कि कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और होता कैसे डिस्ट्रीब्यूट, अगर मैं आपको बताऊं तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स के हिसाब से होता है। यानी कि अगर आपने सामान बेचा है कहीं पे और जिस स्टेट पे वो सामान आया, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, आधा हिस्सा अपने पास रखेगी आईजीएसटी का, आधा उस स्टेट को दे देगी जहां पर माल गया। एग्जाम्पल के तौर पे एक डीलर ने गुजरात से सामान बेचा पंजाब में 50,000 का, जीएसटी 18%, तो पता कैसे जाएगा? 9% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी आईजीएसटी का, 9% पंजाब में देगी, पंजाब गवर्नमेंट को, क्योंकि सामान पंजाब को जा, जिस जगह पे सामान जाता है, जो कंज्यूमर जहां पर है बायर, वहां पर जो कंज्यूमर है पंजाब में है ना, वो तो पंजाब गवर्नमेंट देगी, कलेक्ट वहीं से होता है टैक्स। समझ आ रही बात? और लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या सिस्टम है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 6% और स्टेट को जाएगा 6%। सामान क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर बिक रहा है तो उसी स्टेट वाली कलेक्ट करेगी। गुजरात गवर्नमेंट, जैसे गुजरात में अगर सामान बिक रहा है, सप्लायर भी वही है, बायर भी वही है, तो आधा हिस्सा जाएगा स्टेट को जो कि होगा सीजीएसटी, और 6% आधा हिस्सा कहां जाएगा? गुजरात गवर्नमेंट को, क्योंकि सामान वही बिक रहा है। तो ये सिस्टम होता है। पहले दो दो टैक्स होने पड़ते थे, आज एक ही टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? ये सिस्टम हो गया आसान। तो पहले ये चीज गलत थी, पहले वैट थी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दोनों देने पड़ते थे, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। एक बंदे को दो दो टैक्स देने पड़ रहे हैं, और इसी को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है कास्केडिंग इफेक्ट। जैसे कि पहले क्या होता था कि टैक्स पेयर को ना सेट ऑफ नहीं कर पाते थे, एक टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता था, कि वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं दो दो टैक्स दे रहा हूं तो मैं, भाई मुझे टैक्स क्रेडिट चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल द एक्साइज ड्यूटी पेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर कुड नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट वैट, कि वो वैट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता था कि भाई मैंने एक्साइज ड्यूटी पे कर दी अपनी, क्योंकि मैंने गुड्स बनाए हैं, तो भाई अब मैं वैट क्यों पे करूं, मैं पहले पे कर चुका हूं, क्योंकि दोबारा क्यों पे करूं भाई। तो इसलिए उसकी वजह से इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, कि जब कोई बंदा अपना टैक्स दे चुका है, एक ही टैक्स है, एक ही तरीके का टैक्स है, उसको दे चुका है, वो उसको सेट ऑफ नहीं कर पा रहा है, तो द टैक्स लिविंग ओनली ऑन द नेट वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज। पर जीएसटी में क्या हो रहा है, टैक्स तब लग रहा है जब नेट वैल्यू एडिड एट ईच। नेट वैल्यू एडिड का मतलब कि अगर आप पिछले सप्लायर को टैक्स दे चुके हो तो आपको मिल जाएगा सेट ऑफ। जीएसटी में ये फायदा हो गया, अगर आप कोई सामान बनाने के लिए कुछ आपने पीछे रॉ मटेरियल खरीदा, उसके लिए कुछ जीएसटी दिया तो सेट ऑफ मिल जाएगा, पर पहले ऐसा नहीं था। इसी को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। और जीएसटी का फायदा देखे तो जीएसटी का ऑब्जेक्टिव से आपको नीड समझ में आ जाएगी, टैक्स इवेजन, टू कर्ब टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, टैक्स को छुपाना, टैक्स को छुपा ही नहीं सकता। पहले तो बहुत टैक्स थे एक साथ, एक सप्लायर को, एक टैक्स पेयर को बहुत ज्यादा टैक्स देने पड़ते थे। अब तो एक ही टैक्स है, अब कहां जाएगा वो? सो अंडर जीएसटी द टैक्स पेयर कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्लेम कर सकता है। तो आसान हो गया प्रोसीजर, पहले ये था नहीं, तो टैक्स लोग छुपाने की कोशिश करते थे क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ता था। अब टैक्स कम पे करना पड़ रहा है तो छुपाने कम हो गए। सो इसीलिए द चांसेस ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन फेक इनवॉइसेस कम हो गया। क्या मतलब है क्या कि भाई अब क्या हो गया है, जीएसटी के पोर्टल में आपको इनवॉइस देनी पड़ती है, ई इनवॉइस फीचर आ गया है, पहले नहीं था ऐसा। अब ई इनवॉइस फीचर है, जिसकी वजह से बंदा इनपुट टैक्स क्रेडिट आसानी से ले सकता है और कोई फेक नहीं ले सकता। ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, पहले पहले ऐसा नहीं था। और इसमें नेशन वाइड टैक्स है, सेंट्रलाइज सर्वेलेंस सिस्टम हो गया, पूरी तरीके से निगरानी एक ही सेंट्रलाइज होगी, और जिसकी वजह से डिफॉल्टर आसानी से पकड़ा जाएगा। तो उसको भी शक रहे, उसको भी डर रहेगा कि भाई अगर टैक्स छुपाया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि अब एक ही साथ उसकी निगरानी हो रही है जीएसटी की। सो डीएसटी की वजह से फ्रॉड होना कम हो गया, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर हो चुका है, और ऑनलाइन प्रोसीजर की वजह से काम आसान हो गया है, और आसानी से कोई भी टैक्स जमा कर सकता है, और जिसकी वजह से कोई भी टैक्स की छुपाई नहीं होगी। टैक्स पेयर बेस बढ़ गया, वैसे पहले था ही नहीं ऐसा, पहले टैक्स पेयर बेस ही नहीं था, कोई टैक्स देना नहीं चाहता था।
लेकिन अब टैक्स पेयर बेस बन गया है, क्योंकि ऐसा ऐसा सिस्टम सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, जिसकी वजह से अब कोई भी टैक्स आसानी से दे सकता है, क्योंकि अब स्ट्रिक्ट लॉ भी बन चुके हैं बहुत। क्योंकि अब तो यहाँ पर है कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस चर्च कर चुकी है तो आपको भाई जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और द स्ट्रिक्टर लॉ सराउंड्स इनपुट टैक्स क्रेडिट हैव हेल्प्ड bring a certain unorganized sector during the tax net। अब क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ बन गया है, तो भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लेना है तो पीछे वाले को भी टैक्स देना पड़ेगा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है अब, क्योंकि भाई टैक्स देना ही पड़ेगा। अब टैक्स पेयर इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया, देखो बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया है, बहुत दिक्कत कोई कम हो गई है, आसानी से जीएसटी की रिटर्न फाइल हो जाती है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस कम हो चुके हैं। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सिस्टम है जीएसटी के लिए। एक और है एन इम्प्रूव लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जीएसटी की वजह से क्या हुआ कि जब अब सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी है, क्योंकि अब आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको हर कोई स्टेट के बाहर माल जा रहा है तो उसके अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टेट आपको जरूरत नहीं है कुछ भी, अलग अलग चेक पॉइंट होते हैं। तो जीएसटी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन साइकिल टाइम वो घट गया, क्योंकि सामान बार बार रोकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अलग अलग जगह पे रोक के टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इंप्रूविंग सप्लाई चेन टाइम लीडिंग टू वेयर हाउस कंसोलिडेशन with the e-bill system under GST, removal of interstate checkpoint most is the most beneficial to the sector in improving transit and destination efficiency। क्योंकि अब e-bill system हो गया है, जिसकी वजह से ऑफलाइन आपको चेक देने वो जीएसटी देने वो सॉरी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो चेक पॉइंट है, जो इंटरस्टेट टैक्स चेक पॉइंट होता था, एक स्टेट के बाहर माल आ जाता था तो वहां रोकना पड़ता था, है ना, बहुत ज्यादा, और फिर वहां पर टाइम घट गया। तो वहां से आपको हाई लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग कॉस्ट कट होगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि ऑनलाइन जब भी कुछ हो जाता है तो आपको फायदा होना ही होना है। और क्या क्या है, टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड इंक्रीज कंजप्शन। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई आपको कास्केडिंग इफेक्ट कम हो गया है, तो आपको टैक्स आपको डबल डबल नहीं देने पड़ रहे, एक कॉस्ट आपकी घट गई है गुड्स की। ठीक है, देखो इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी हैज लेड टू एन इंक्रीज इन कंजम्पशन इंक्रीज होगी जिसकी वजह से, और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ गए। क्योंकि पहले क्या होता था, कास्केडिंग इफेक्ट होता था। द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन इंडिया वर हायर इन ग्लोबल मार्केट। पहले बहुत ज्यादा हायर होते थे, इवन बिटवीन स्टेट, किसी स्टेट में वैट कम भी होता था, जिसकी वजह से इम्बैलेंस ऑफ परचेज इन दी स्टेट, इम्बैलेंस हो जाती थी परचेज के लिए, क्योंकि किसी स्टेट में वैट कम है, किसी में ज्यादा है, जिसकी वजह से भाई इम्बैलेंस हो जाता था। किसी पे ज्यादा अच्छा सा रिवेन्यू बढ़ता था, किसी में ज्यादा माल बिक रहा है, किसी में कम बिक रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। हैविंग यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, जिसके जीएसटी रेट जब कम यूनिफॉर्म हो गया, सो उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगी, कि बंदा एक ही प्राइस पे माल बेच सकता है, सबको एक ही तरीके का जीएसटी देना पड़ रहा है, क्योंकि एंड अक्रॉस इंडिया ऑन द ग्लोबल फ्रंट, क्योंकि दिस हैज देन इंक्रीज कंजम्पशन बढ़ गई, लोग ज्यादा खरीदेंगे, माल सस्ता हो गया, एंड हायर रेवेन्यू बढ़ गया उन लोगों का भी जो माल बेच रहा है, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे कंट्री के अंदर, और ये आपको जीडीपी बढ़ाने में मदद करती है कंजम्पशन जब बढ़ेगी। तो जीएसटी के ये जरूरत थी आने की वजह से। सबसे पहला मैंने आपको बताया ये चीज कि सबसे बड़ी थी कि भाई कास्केडिंग इफेक्ट जो होता था, यही सबसे बड़ी नीड थी, और यही आपको यहाँ पर भी देखो देखने को मिलेगा इस एक पीडीएफ के अंदर। यहाँ पर भी है कि मल्टी टैक्स रिजीम था पहले, बहुत एक एक मैन्युफैक्चरर को दो दो टैक्स देने पड़ रहे थे, ये भी वही लिखा हुआ है। डेफिशिएंसीज थी और डाइवर्सिटी थी इनडायरेक्ट टैक्सेस में, कि भाई सर्विस टैक्स के लिए आपको सर्विस टैक्स देना पड़ रहा है ना, प्रॉब्लम है। आप तो यहाँ पर आपको गुड्स हो या सर्विस हो एक ही टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ पर सर्विस टैक्स अलग, और गुड्स बना रहे हो तो भाई एक्साइज ड्यूटी, है ना, ये गड़बड़ है, फिर वैट अलग देना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, मल्टी पॉइंट सिस्टम पे आपको देना पड़ता था। एक स्टेट के बाहर माल जा रहा है तो वहां रोक के टैक्स देना पड़ता था, अब कुछ नहीं ऐसा, इसलिए तो वहां पर था ना लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा आज का टॉपिक नीड ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैला दो उन लोगों को साथ भी जिनको समझ में नहीं आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।